जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स पावर्ड बाय विनर इंस्टीट्यूट। मैं हूं लुभांश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे सेशन में। करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं इस वीक का पहला। तो चलिए बिना किसी देरी से आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो और हम सकते हो, विनर इंस्टीट्यूट है, यह हमारा वेबसाइट है और यह हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और यह हमारी क्या है ब्रांचेस। तो सबसे पहले हमारा जो अभी सेशन चल रहा है, तो हमने जो लास्ट क्लास लिया था 4 जनवरी को, उसके जो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो सबसे पहले उसके 20 क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं हम लोग, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा था, ताकि हमें रिवीजन हो सके। क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में वो है रिवीजन। जितना हम करंट अफेयर को 2-3 बार पढ़ेंगे, एटलीस्ट वो हमारे दिमाग में आएगा कि यही कहीं ना कहीं हमने सुना है करके। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले तो हमने क्या देखा था, डीआरडीओ जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, 1 जनवरी 1958 को बना था। तो हमारा जो 1 जनवरी है उसके बारे में अपन ने देखा था, फाउंडेशन डे के बारे में देखा था। फिर है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया था, 5 कंट्री, कौन कौन से याद करो, चाइना, ताइवान और वियतनाम, ये जो 5 कंट्री है। तो वहां से जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर लगाया सरकार ने, एंटी डंपिंग बढ़ा दिया था। ठीक है। फिर कबड्डी जो प्रो सीजन लीग होता है, उसमें कौन जीता था, हरियाणा स्टीलर्स जीते थे। किसको हराया था उन्होंने, पटना पायरेट्स को हराया था। फिर यूनेस्को, आपको पता है कि वो जो बोस्निया कंट्री है, वहां पर जो उनके सॉन्ग्स है सवेंदिलिका है ना, उसको क्या किया उन्होंने, हेरिटेज, अनटचेबल हेरिटेज साइट में दिया गया था। फिर अपन ने देखा था डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर या बैंक ऑफ सिंगापुर के जो हमारे सीईओ बने थे रजत वर्मा जी, है ना, हाँ, उसके बारे में अपन ने देखा था। ठीक है। फिर एसबीआई के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो उनकी लाइफ अचीवमेंट जो अलग अलग रहते हैं, अवार्ड रहते हैं, उसमें फिर माया सीवी को जो मिला था, है ना, वो उसको अपन ने देखा था, है ना, बी लाइफ। नेक्स्ट है एआईपी और ईएचडब्ल्यूटी जो सबमरीन्स बनाई गई है, तो उसके लिए 2,867,000 करोड़ रुपए से क्या किया उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या किया, पार्टनरशिप किया था। ठीक है। फिर CR-450, तो जो चाइना के द्वारा सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बनाई गई, जिसकी स्पीड कितनी है, 450 किलोमीटर पर आवर के बारे में। ठीक है, ये अपन को याद आ रहा है, रिविजन आ रहा है। नेक्स्ट है ग्रेट प्लेस टू वर्क, लगातार 2 साल किसको मिला है, सेल को। तो सेल को वहां पर काम करने के लिए जो अच्छा वर्क प्लेस है वहां पर, उसको कंटिन्यू 2 साल के लिए अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है इंडिया का लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया, कन्याकुमारी तमिलनाडु में बनाया गया, वो अपन ने देखा था। समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया गया ग्लास का। दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ मिलेगा आपको, चाइना में। नेक्स्ट है, चूंकि चुनाव आने वाला है अभी दिल्ली में, तो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, जहां पर दिल्ली सरकार ने क्या बोला, जितने भी रजिस्टर्स क्या होंगे, हिंदू या फिर सिख क्या होंगे, पुजारी होंगे, 18,000 रुपये पर महीना दिया जाएगा। फिर संतोष ट्रॉफी जो 78th एडिशन था, इसको जो विनर्स है कौन है, वेस्ट बंगाल है, जिन्होंने केरला को हराया था। ठीक है, इसके बारे में। फिर ईयर ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने क्या बोला है कि भाई 2025 क्या होने वाला है, हमारा ईयर ऑफ रिफॉर्म होने वाला है। ठीक है। फिर अमित शाह जी, तो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक बुक लॉन्च की जो लद्दाख से संबंधित है। ठीक है, एज वाले। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको क्या कर दिया गया, 2025-26 के लिए 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया, 2016 की स्कीम थी। ओके। नेक्स्ट है सेक्रेटरी जनरल जो हमारे मनोज सिंघल थे, उनको बनाया गया। ठीक है, एसोचैम के। नेक्स्ट है वायनाड लैंडस्लाइड जो हमारा केरला में है, जिसको बोला गया नेचुरल डिजास्टर कर दिया गया था क्लाइमेट के लिए। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साई प्रजापति जी को मिला गया था। नेक्स्ट है पद्मा अवार्ड जो हमारे मनीलाल सर थे, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई, उनको पद्मश्री मिला गया था। और लास्ट में जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इसके बारे में आज भी डिस्कस करने वाले, 4 लोगों को दिया गया था। क्या आप लोग याद आ रहा है कौन कौन से, सबसे पहले मनिका बत्रा, सॉरी क्या बोलते, सबसे पहले गुकेश यादव हो गया, हमारा कौन हो गया, प्रवीण कुमार सर हो गया जो एथलीट्स में थे, हाँ। फिर मनु भाकर जी हो गई, है कि नहीं। और एक हमारा और कौन सा नाम है, गुकेश, और वो हमारे मनप्रीत सिंह जो हॉकी की कैप्टन है। ठीक है, 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला। अब आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो हर साल विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या है, वो है 4 जनवरी। इसके बारे में हमने आज के खास बात की सीरीज में भी हमने देखा था, क्योंकि 4 जनवरी 1809 में जो फ्रांस के जो राइटर थे लुइस ब्रेल जी का जन्म हुआ था। 3 साल की उम्र में उनकी आंखें चले गई थी, तो उन्होंने बोला कि पहले तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं कि जो कम देख सके या फिर जो देख नहीं पा रहे हैं, अंधे हैं, तो वो कभी पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कुछ इस प्रकार से अलग अलग डॉट्स के माध्यम से कुछ ब्रेल सिस्टम तैयार किया, जो आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। और हर जगह जितने भी जो लोग देख नहीं पाते या कम देख पाते, उनको अपनी लाइफ में आगे
तो इसीलिए ब्रेल सिस्टम तैयार किया गया, जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेंगे। हाँ, आप लोगों क्या करना है, जितने भी जो थीम आते हैं या जो डे होते हैं उसको याद करना है। तो इस बार का जो थीम है ऑल एनवायरनमेंट ऑफ जॉय, इक्वलिटी एंड कॉमरेडी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें समाज में समानता लानी है, उनके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ताकि समाज में उनको अच्छा मतलब रिस्पेक्ट मिल सके। दिस डे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड ग्लोबली। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे ऑफ द पर्सन नेम लुइस ब्रेल। ठीक है, कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तो लुइस ब्रेल इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट विच इज अ स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स द विजुअली इम्पेयर्ड टू रियल। तो 4 जनवरी 2019 से डिक्लेरेशन किया गया यूनाइटेड के द्वारा 2019 में। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन द ईयर 2024। तो ये हमने डिस्कस कर चुका है। हरमनप्रीत सिंह जी हॉकी से आते हैं, मनु भाकर शूटिंग से आएगी, डी गुकेश जी चेस से आते हैं, प्रवीण कुमार जी पैरा एथलेट से आते हैं, इनको दिया गया है। इसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा हर साल अलग अलग अवार्ड जारी करते हैं। जैसे की भी जो लिस्ट है वो देख लेते हैं, वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो पहले ये अपने कितने हो गए, ये 4 तो नाम हो गए। हाँ, आप देख सकते हो। सबसे पहले इनके नाम जो अपन चेस, हॉकी, पैरा एथलेट, शूटिंग, ये याद रखेंगे। अब उसके अलावा भी कुछ और भी अवार्ड देंगे, जैसे अर्जुना अवार्ड। ठीक है, अर्जुना अवार्ड वैसे नाम कितने हैं, 32। मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, वो अपन देख लेंगे। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड में भी 2 दिया गया कैटेगरी। एक तो दिया गया लाइफ टाइम कैटेगरी में और एक नॉर्मल। तो नॉर्मल में 3 लोगों को मिला है। श्री सुभाष राणा जी को पैरा शूटिंग के लिए, जो मतलब अच्छे एथलीट्स बना के देते हैं, अच्छे प्लेयर बना के देते हैं, जो कोचेस होते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। मिस दीपाली देशपांडे, श्री संदीप सांगवान शूटिंग और हॉकी के लिए दिया गया। उसके अलावा जो लाइफ टाइम द्रोणाचार्य कैटेगरी में भी 2 लोगों को दिया गया, श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए, और नेक्स्ट है श्री अरमांदो एंजेलो काल्को जो फुटबॉल के लिए दिया गया। ओके, अब दूसरा अवार्ड है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। तो ये भी याद करना, सिर्फ एक ही को मिला है अवार्ड। इस प्रकार से 32 नाम देख सकते हो। श्री मिस ज्योति यराजी, अन्नू रानी, है ना, नीतू। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको जितने भी 32 नाम है आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्पोर्ट्स में आते हैं। तो मैक्सिमम इस बार पैरा एथलेटिक्स, हॉकी, चेस, बॉक्सिंग, ये सब में दिया गया, बिकॉज इस बार क्या था, ओलंपिक्स था और पैरा ओलंपिक्स में था, जहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा काम किया था, तो उनको क्या दिया गया था, अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ये 32 नामों की लिस्ट है। तो आप ना कौन कौन से कितने प्लेयर है वो याद कर लेंगे कि हाँ, ये जैसे पैरा एथलेट्स का कुछ ज़्यादा मिलेंगे, बैडमिंटन के ज़्यादा मिलेंगे, तो उनके कुछ फेमस नाम मिलेंगे। श्री नवदीप जी हो गए, जैसे आपको पता होगा, है कि नहीं। तो जो फेमस नाम है जिसको मैंने स्टार मार्क्स दिया है वहाँ पर, उसको आप लोग याद कर लेंगे कि भाई वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं और कितने लोगों को मिला है, वो है 32। ये याद करिएगा, ठीक है। बाकी क्रिकेट से इस बार किसी को मिला नहीं, लास्ट टाइम मोहम्मद शामी को मिला था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया गया, 3 लोगों को मिला है। ये क्या होता है, जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनके लेवल में जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें दिए जाते हैं। जिस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला गया है वो विनर है। फर्स्ट रनअप कौन है, लवली प्रोफेशनल पंजाब के, फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ये सेकंड रनअप। ठीक है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मतलब यूनिवर्सिटी लेवल के लिए, विश्वविद्यालय लेवल के लिए। ओके, तो ये कुछ इस बार अवार्ड अनाउंसमेंट किया गया यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, हर साल अनाउंस किया जाता है। इस बार 2 जनवरी को अनाउंसमेंट किया गया और 17 जनवरी को क्या दिया जाएगा, ये अवार्ड दिया जाएगा कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन में, हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अपन ने देख लिया। हाँ, एक और देख लेते हैं अपन आगे। 2021 में पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे, उसको अब क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो याद रखिएगा, पहले अपन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो ये 1991 से शुरुआत हुआ था, बिकॉज मई 1991 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद बोला गया कि ये अवार्ड निकाला जाएगा। तो जो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था वो मिला था विश्वनाथ आनंद जी को। ठीक है, ये याद रखिएगा, पहला जो अवार्ड मिला था 1991 में, और किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद जी को मिला था। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया, बिकॉज 2021 में क्या हुआ था, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, एक्चुअली वो 20 में होना था 2020 में, बट वो 21 में हुआ। और उस समय हमने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। तो हमारी सरकार ने बोला क्यों ना हम हॉकी के रिस्पेक्ट में राजीव गांधी खेल रत्न से कर दें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देते हैं करके। ठीक है, ये याद रखेंगे, अलग अलग कैटेगरी में हम हर साल अवार्ड देते ताकि हमारे जो प्लेयर है उनको मोटिवेशन मिल सके।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ UIDAI। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, भुवनेश कुमार। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, लुभांश कुमार, भुवनेश कुमार बोल के, थोड़ा सा याद रहेगा। तो ये भुवनेश कुमार जी है जिनको क्या किया है, CEO अपॉइंटमेंट किया गया। UIDAI के बारे में जाने तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2009 में बनाया गया। अभी इसके चेयरमैन कौन है, नीलकांत मिश्रा जी है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपने जैसे आपका आधार कार्ड होगा, तो आधार कार्ड में आपको ये नाम आपको देखने मिला होगा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, अमित अग्रवाल। तो ये नाम याद कर लेंगे, अमित अग्रवाल जी को रिप्लेसमेंट किया है, हु इज नाउ द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पैरा फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो इससे पहले क्या करते थे, वो एडिशनल सेक्रेटरी थे। ओके, याद रखेंगे भुवनेश कुमार जी को। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन GDP। GDP मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रीन मतलब पर्यावरण, जहाँ पर वातावरण बहुत अच्छा है, हरे पेड़ पौधे ज़्यादा है, उसके लिए किसको दिया गया है, वो है आंसर सी, छत्तीसगढ़। तो आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ क्या है, ग्रीनरी सेक्टर में आ जाता है, बहुत ज़्यादा आपको इकोसिस्टम के लिए वहाँ पर काम किया जाता है, पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ बना, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च एन इनिशिएटिव स्कीम forest to green GDP. The objective was to highlight the direct link between the significant environmental contribution of forest and such as clean air, water conservation, biodiversity and economic progress of the state. तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, इंडस्ट्री के नाम पे, डैम्स के नाम पे, और जितने भी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खतरे में जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, पॉल्यूशन पे पड़ रहा है, एनिमल्स पे पड़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, अच्छी स्कीम है, अच्छी इनिशिएटिव है, ताकि हर प्रकार के स्टेट को इस प्रकार के इनिशिएटिव लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक पर्यावरण रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, तब तक हम लोग भी रहेंगे। है, आगे आते हैं। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एक्वेटिक बर्ड सेंसस स्टार्टेड इन दी मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी ऑन विच स्टेट। तो ये भारत की जो पहली तटीय जलीय पक्षी जनगणना है कि नहीं, ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो ये स्टार्ट हुई हमारी गुजरात में। तो गुजरात आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, उसका कोस्टल एरिया मिलेगा, फर्स्ट बॉर्डर। तो ये गुजरात में हुआ, जामनगर, बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड गुजरात बर्ड कंजर्वेटिव सोसाइटी। कब से, 3 से 5 तारीख के जनवरी के बीच में होने वाला है। इज ए वॉलंटरी, BCSG इज ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर बर्ड कंजर्वेशन सेंसस एंड एक्टिविटी observation. Marine National Park and Marine Sanctuary in Gujarat is India's first designated marine national park. Jamnagar district has more than 300 species of local and migratory birds including more than 50 aquatic birds. तो आपको कुछ याद नहीं करना है, कब से कब तक हुआ था, 3 से लेके 5 तक, मतलब 3 दिन चला ये करके, बस इतना याद करेंगे कहाँ पर हुआ, जामनगर। ठीक है, जामनगर गुजरात, ये 2-3 बस पॉइंट याद रखेंगे। आगे आते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली द कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मैनी मेजर स्कीम टू इम्प्रूव द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ फार्मर्स। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में जो फार्मर्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड चेन के लिए, इसीलिए सरकार उनके बेहतरी के लिए अलग अलग स्कीम ला रही है। तो कितने स्कीम लाई है, वो है 7, और इसी स्कीम को आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, सरकार ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो सके। तो ये अपन 7 याद कर लेंगे। 7 में कितना पैसा दिया गया हर स्कीम को, वो भी इंश्योरेंस के एग्जाम में जितने भी। तो ये जो स्लाइड रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या तो आप लिख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले स्कीम की बात करते हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसके लिए जो स्कीम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2817 करोड़, 2817। नेक्स्ट स्कीम है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सेक्रेटरी, 3979 करोड़। तीसरा स्कीम है स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, 2291 करोड़। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, 1702 करोड़। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, 860 करोड़, 860 करोड़। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, 1202 करोड़। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, 14,235.30 करोड़। इतना सरकार ने एलोकेशन किया इतने 7 स्कीम में। तो ये 7 स्कीम के नाम पता होने चाहिए, किसमें कितना पैसा दिया गया वो भी पता करना पड़ेगा। इस प्रकार का डेटा कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने मिलेगा, चाहे आने वाले NTPC के एग्जाम में हो या फिर SBI के जितने भी मेंस होने वाले हैं मार्च अप्रैल में, उसमें आपको देखने मिल सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट रिसेंटली स्टैब्लिश्ड महाभारत वाटिका फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट। तो अच्छी बात है, जितने भी हमारे ग्रंथ है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उनके बेस पे यदि हम लोग प्लांट को कंजर्व करते हैं तो अच्छी स्कीम है, लोग उससे जुड़ेंगे भी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उत्तराखंड। आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखाऊंगा पितामह भीष्म जी का जो दिखाया गया बाणों की सैया। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है सेटअप अ महाभारत वाटिका इन हल्दीवानी। तो ये जगह कौन सी है? हल्दीवानी। इसको आप स्टार मार्क दे देंगे। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स विच इंक्लूड 37 प्लांट स्पीसीज मेंशन इन महाभारत सच एज पीपल का जो ट्री है, बनियान ट्री एंड हर्षी गर। द गार्डन कनेक्ट रिलीजन विद द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हाईलाइट्स द टीचिंग ऑफ वन पर्व ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। A Ramayana Vatika was established in 2024 with saplings of वाल्मीकि रामायण। ठीक है, इस प्रकार से रामायण वाटिका और महाभारत मूवी में है ना, इस प्रकार से होना चाहिए ताकि लोगों में सेंसिटिव फीलिंग आए प्लांट्स और फॉरेस्ट के प्रति। आगे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च 15-day रीडिंग कैंपेन अमंग स्टूडेंट इन जनवरी 2025। तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में नए सीएम बने हैं, तो नए सीएम का नाम है देवेंद्र फडणवीस जी। बट आपको ये बताना है कि महाराष्ट्र में 2 जो डेप्यूटी सीएम बने हैं उनका नाम क्या है। तो इसका जो आंसर है 2 डेप्यूटी सीएम का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो सही बताएगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। तो ये आप लोगों के लिए आज का ये क्वेश्चन रहेगा कि महाराष्ट्र के जो 2 डेप्यूटी सीएम बने हैं वो उनका नाम क्या है। तो महाराष्ट्र की स्कीम में 15 जनवरी 2025 तक स्टूडेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस कैंपेन। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्करेज एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल्स, लैपटॉप्स एंड बाय स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट देम टू रीड बुक्स एंड अदर देन टेक्स्ट बुक। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जो हम लोग मोबाइल और लैपटॉप का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रील्स देखने वाले, इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करने वाले, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस हो रहा है या फिर पेशेंट लेवल है वो कम होते जा रहा है। इसीलिए सरकार चाहती है कि आप जो किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उसके अलावा जितना भी आप नॉलेज किताब से गेन कर सकते हो अदर देन ऑनलाइन या फिर गूगल के माध्यम से। आगे आते तो कहीं ना कहीं जो हड़कंप मचा है कि क्या कोरोना वायरस के बाद फिर से कोई नया वायरस आने वाला है 2020 के बाद, क्या 2025 में। तो जैसे जैसे ट्रम्प हमारे भारत में आते कुछ न कुछ तो छोड़ के जाते, तो इस बार देखते क्या होता है। द रिसेंट आउटब्रेक ऑफ ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस इन विच कंट्री इज रेमिनिसेंट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो देखिए ये कहाँ पर है, तो सबको पता है किस प्रकार का वायरस लाने की जिम्मेदारी किसकी है दुनिया भर में, वो है चाइना की। तो चाइना के द्वारा HMPV जो स्प्रेड हुआ है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो निमोनिया केस क्या होते हैं, सिम्टम्स देखने मिलते हैं। तो अभी ठंडी का भी मौसम है, इसकी वजह से भी हो सकता है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे चाइना पे केसेस पता चलेगा, और इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, WHO। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, जो कोरोना वायरस थे उसके सिम्टम को हल्के में ले दिया और उसने अनाउंसमेंट किया कि ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है। तो ये भी सेम प्रॉब्लम है, इसमें भी जितने भी छोटे बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उस पर सबसे ज़्यादा फैलने का खतरा रहता है। तो आप लोगों के लिए सेम रहेगा कि अपने हेल्थ पे ध्यान दें, इम्यूनिटी पे ध्यान दिए, और जब भी कुछ लगे सर्दी खांसी है तो डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करा सकते हैं। भारत में भी अभी बेंगलोर में पहला केस देखने मिला है। तो लास्ट टाइम याद रखिएगा, जब कोरोना वायरस आया था उसका जो पहला जो केस देखने मिला था वो देखने मिला था केरला में। तो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी पूछ सकता है कि जो वो कहाँ देखने मिला है, बेंगलुरु में। तो एक छोटे बच्चा है 8 महीने का बच्चा, उसको देखने मिला पहला सिम्टम्स, उसके बारे में पता चला। फिर धीरे धीरे और भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि भाई वो छोटा बच्चे की जो ट्रैवल हिस्ट्री देखी गई है कि वो 8 महीने का है और किसी का आना जाना भी नहीं था किसी कंट्री में, अचानक से कैसे हुआ। तो फिर लगा कि नहीं, धीरे धीरे और भी केसेस आए, तो बेंगलोर में अभी धीरे धीरे पहले केसेस दिखने मिला। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, जो पहला केस मिला बेंगलोर में मिला, लास्ट टाइम केरला में मिला था। तो अब सतर्क रहना पड़ेगा, हम लोग को अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी अच्छी बात है। ये वैसे ये 2001 में भी आया था शुरुआत में, तो कुछ नया वायरस नहीं है, 2001 में भी देखने मिला था। उम्मीद करते इस बार क्या होता है, सरकार क्या स्टेप लेती है क्या नहीं।
There was a surge in human metapneumovirus cases in China, especially in the northern province, leading to overcrowding in hospitals. तो ये HMPV क्या है? ये रेस्पिरेटरी वायरस है। लास्ट टाइम भी वही, सांस लेने में तकलीफ, लंग्स का इफेक्ट, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 2001। ठीक है, 2001 में भी पहली बार देखा गया था। 2001 में पहली बार देखा गया था रेस्पिरेटरी वायरस सिस्टम, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। सिम्टम्स क्या होंगे? खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, नेसल कंजेशन हो सकता है, डिफिकल्टी सांस लेने में, निमोनिया में अकर इन सेवियर केसेस। स्प्रेड भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, क्लोज कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड सरफेस। हाई रिस्क ग्रुप क्या है? यंग बच्चों में है, बुजुर्ग लोग में भी है, इंडिविजुअल जिसकी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, कमज़ोर होती है। तो वॉशिंग हैंड्स, मास्क पहनो, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लीनिंग सरफेस। ठीक है। अब चाइना के बारे में पता है, उसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है, करेंसी क्या है उसकी? युआन है, प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ओके, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया हैज बिकम द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टेक्सटाइल एंड अपैरल ग्लोबली विद दैट परसेंटेज शेयर इन दैट ग्लोबल ट्रेड। दुनिया भर में जो कपड़ा, जो हमारा क्या टेक्सटाइल है, उसको एक्सपोर्ट करने में हमारा जो रैंक है वो कौन सा है? 6th हो गया। अब कितने प्रतिशत है दुनिया में जो टोटल जो एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें हमारा जो रैंक परसेंटेज है वो कितना है? 3.9%। ओके, अच्छी बात है कि दुनिया में रैंक 6th है अपना, 3.9%। तो 3.9% इसको अंडरलाइन कर लेंगे। एडिशनली 8.21% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट कम फ्रॉम दिस सेक्टर। अबाउट 47% ऑफ इंडियाज टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स गो टू द US and the European Union, making them important markets. Imports of woolen and handloom items declined by 19% and 6% respectively। अच्छी बात है कि धीरे धीरे हमारा इन मार्केट में क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। बट दूसरा समझने वाली बात है कि जो वूलन या हैंडलूम जो आइटम्स होते हैं टेक्सटाइल में, वो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने मिले। यहाँ पर भी हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आगे आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय यस बैंक एंड फिक्की FLO टू प्रमोट वुमन एंटरप्रेन्योरशिप? तो महिला उद्यमियों के लिए जो यस बैंक के द्वारा स्कीम लाई गई है, उसका नाम है यस पावर अप। पावर मतलब उनके स्कीम लाए गए ताकि वुमन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सके करके। तो इसके बारे में यस बैंक, हाँ, तो यस बैंक ने लाया है पावर अप बोल के। इट एम्स टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर इन प्रमोटिंग देयर बिजनेस। इट विल ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव फंडिंग सॉल्यूशन लाइक वेविंग ऑफ 50% प्रोसेसिंग फीस। जो भी मतलब उसके जब लोन लेने में वेविंग होती है, उसको 50% क्या किया जा रहा है? कम करने का ट्राई किया जा रहा है। फॉर मेंबर्स ऑफ फिक्की FLO, बेनिफिशियरी विल बी एबल टू ट्रेड मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपी एट जीरो ब्रोकरेज फॉर 60 days विथ यस सिक्योरिटीज। तो अच्छी बात है कि इतना इसका क्या रहेगा, मतलब ट्रेड मैक्सिमम बोला गया। तो ये पॉइंट याद कर लेंगे, 1.5 करोड़। आगे आते हैं। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन कितना है दिसंबर में? आपको पता है कि दिसंबर में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने पॉपकॉर्न या फिर अलग अलग पॉप पे 5%, 12%, 18% का जो GST लगाया है। तो धीरे धीरे उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन हमारा क्या है? बढ़ने वाला है। पहले सरकार का टारगेट हुआ करता था कि जब 2017 में आया था, 1 जुलाई 2017 में GST आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तब बोला गया था कि हमारा मंथली जो कलेक्शन होना चाहिए 1 लाख करोड़ रुपया समथिंग होना चाहिए। बट धीरे धीरे अब जब GST पूरा नॉर्मली हर सामान पे आने लगा है, तो वैसे GST क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जितनी भारत की पॉपुलेशन है, हर कोई पे करते रहता है टैक्स। तो अभी जो कलेक्शन है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये दिसंबर में कितना हुआ है? 1.77 लाख करोड़ रुपीज़। तो अच्छी बात है, ये इंक्रीज देखने मिला है। कंपेयर टू लास्ट टाइम कितना था? इसी समय 1.65 लाख करोड़ था। तो ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो अच्छी बात देखने मिल रहा है। अब GST, ग्रॉस GST रेवेन्यू आपको इतना देखने मिल रहा है। सेंट्रल GST कितना है? 32,000, स्टेट GST 40,000, इंटीग्रेटेड 47,000, सेस मिला के कितना? 11,471 करोड़। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल ये लास्ट टाइम कितना था और इस बार कितना है, बस इतने याद कर लेंगे, क्योंकि हर महीने का अलग अलग GST कलेक्शन देखने मिलेगा। नेक्स्ट, considering the following statement about proposed lookup facility for NEFT RTGS। NEFT और RTGS क्या होता है? RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और NEFT होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये 2005 में RBI के द्वारा लाया गया था
एक बैंक से दूसरे बैंक या एक बैंक से सेम बैंक में पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, ये स्कीम चलाई गई थी। अब क्या बोला गया, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मेंबर बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फैसिलिटी बाय जनवरी 2025। दिस फैसिलिटी विल अलाउ यूजर टू वेरीफाई द बेनिफिशियरीज नेम बिफोर इनिशिएटिंग अ ट्रांजेक्शन। एनपीसीआई विल डेवलप द फैसिलिटी एंड ऑन बोर्ड ऑल बैंक्स। तो ये क्या बोला गया है कि देखो ये जो स्कीम है वो कब से आने वाली है, तो ये जो स्कीम है वो 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, बाकी दो है वो सही है। तो आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो एनईएफटी आरटीजीएस क्या है, एक पैसे को ट्रांजेक्शन करने के लिए सरकार के द्वारा एक प्रकार से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन बोल सकते हो या फैसिलिटी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का फुल फॉर्म, और एनईएफटी का दिया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। अब आरटीजीएस में क्या होता है कि आप 2 लाख रुपए से ऊपर तक का भेज सकते हो पैसा, और एनईएफटी में विंडोज के फॉर्म में पैसा जाता है। तो ये यूपीआई और आईएमपीएस के द्वारा लाया गया, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये कब से आने वाला है, 1 अप्रैल 2025 के लिए भारत में जितने भी क्या है मेंबर बैंक है सबके लिए क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। चलो आगे, हु रिलीज द रिपोर्ट ऑन ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023-24। क्योंकि भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है, की गई है। तो सिंपल क्वेश्चन था इसके लिए। तो आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक का लोगो देख सकते हो, ये कौन सी ट्री है, पाम ट्री है, एनिमल कौन सा है, टाइगर, ठीक है। आरबीआई रिपोर्ट्स जो 2023-24 का, जिसमें क्या बताया गया है कि इंक्रीज फॉर द 6th ईयर इन रो विद अ रिटर्न ऑफ एसेट्स, बैंक प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई बोला ऑफ 1.4% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बोला गया, 14.6%। Non-performing asset ratio of Indian banks has fallen to a 12 years row of 2.5% as of September 2024, the lowest since 2012। तो धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है। अब एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है वो कितना बड़ा है, द ग्रॉस बैड लोन रेशियो कुड राइज टू 3% by March 2026 under a baseline scenario। in high risk scenario it's could reach up to 5.3%, ठीक है। ये इतना बड़ा, ये डेटा याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या बोला है, हु सक्सेसफुली लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया हाल ही में, वो है इसरो। अब ये स्पेस डॉकिंग मिशन क्या होता है अपन समझते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सैटेलाइट होता है। यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, फ्यूल्स देखने मिलेंगे, ये मेनली सैटेलाइट देखने मिलेंगे। तो अब क्या करेगा इसरो, जो स्पेस के ऊपर 2 सैटेलाइट को जो जोड़ने का जो काम होता है, जैसे 2 सैटेलाइट आ रहे हैं जो जोड़ रहे हैं एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस डॉकिंग, मतलब स्पेस में चलना। तो अभी सरकार का जो प्लान है कि अपना खुद का क्या बनाया गया, इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना है। वहाँ पर अभी जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो उसी प्रकार से चाइना बना रहा है या भारत भी बनाने का ट्राई कर रहा है 2030 तक, कि भारत का भी क्या हो जाए, खुद का क्या हो जाए, स्पेस स्टेशन हो जाए, ताकि इस स्टेशन में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा जहां पर भारत के साइंटिस्ट या दुनिया भर के साइंटिस्ट जाएंगे, रिसर्च करेंगे, वहां पर कुछ समय बिताएंगे। जैसे आपने सुना होगा सुनीता विलियम्स जी के बारे में, जो कितने सालों से ऑलमोस्ट 7-8 महीने से क्या कर रही है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चले गए। वैसे वो 1 महीने के लिए गई थी लेकिन अभी तक रुक गई। तो सरकार चाहती है, मतलब इसरो के द्वारा ट्राई किया जा रहा है बनाने का। तो जो स्कीम थी वो मिशन था स्पेडेक्स, ठीक है। तो जहाँ पर वो 2 सैटेलाइट को एक जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसी क्या बोलते हैं, हमारा डॉकिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है इसरो के द्वारा, PSLV 660, ठीक है। ये रॉकेट लॉन्च किया गया कैरिंग 2 स्पेसक्राफ्ट फॉर स्पेस डॉकिंग डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। PSLV 660 सक्सेसफुली लॉन्च द 2 सैटेलाइट SDX-01 द चेजर and the SDX-02 the target into low Earth orbit shortly after the launch. The 2 spacecraft will now be headed towards space docking within next 10 days। मतलब अगले आने वाले दिन में वो धीरे धीरे पास आके वो जुड़ जाएंगे। SpaceX 6 to demonstrate advance in space docking technology which is critical for future missions such as lunar exertion and the भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। अच्छी बात है भारत के लिए, एक नए जो हमारा टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हम धीरे धीरे जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे आते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अनूप कुमार सिन्हा एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक। तो इसका सही आंसर है वो है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक क्या है, एक प्रकार से क्या है, प्राइवेट बैंक है।
तो जहां पर उनको रीअपॉइंटमेंट किया गया। अनूप कुमार सिन्हा reappointed as the Bandhan Bank's non-executive chairman has been authorized by RBI. The former head of Heritage Business School HBS was Dr. Anup Kumar Sinha. He is also a member of the NABARD board. Dr. Sinha has taught at the Indian Institute of Management, Calcutta and Presidency College. He spent 25 years on as an economics professor at IMC. He was IMC's dean from 2003 to 2006 in addition to serving 3 terms of the board of governor. तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अनूप कुमार जी का नाम याद कर लेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। वेयर वॉज द इंडियन आर्मी रिसेंटली अनवेल्ड द ग्रैंड स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी। तो अभी हमारे शिवाजी महाराज जी का जो मूर्ति है उसका अनावरण किया गया, कहाँ पर? तो आपको पता है कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो क्या है, सबसे कॉन्फ्लिक्ट वाला इलाका हो रहा है। तो जो देखा जाए तो ये कहलाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर अक्साई चीन करके। तो ये पूरा कंट्रोल किसके पास है? बेसिकली चाइना। तो यहीं पर क्या मिलेगा आपको? पैंगोंग त्सो लद्दाख, तो जो गलवान वैली के पास ही मिलेगा खारे पानी की झील। याद रखेंगे ये क्या है? खारे पानी की सॉल्ट वाटर लेक मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। मीठे पानी की झील नहीं है, लेकिन ये क्या है? सॉल्ट वाटर लेक मिलेंगे आपको, याद रखेंगे। तो यहाँ पर अनाउंस किया गया बिकॉज इंडिया चाइना जो बॉर्डर है वो अभी क्या सेंसिटिव मुद्दा भी है। अभी हाल ही में हमारे भारत के एस जयशंकर जी, तो आप स्टैचू देख सकते हो, कहीं ना कहीं जवानों को मोटिवेट रखने के लिए हो गया। इंडिया चाइना बॉर्डर में द फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स इंस्टॉल्ड अ स्टैचू ऑफ टू ऑनर द ग्रेट मराठा monarch known for his courage, and inside the statue was unveiled by Lieutenant General Hitesh Bhalla, General Officer commanding of the 14th Corps, also known as the Fire and Fury Corps. The statue placed at 40,300 feet. इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये जरूर पूछेगा। Represents India's commitment to border security, especially in a location with tension like the 2020 statement at the Pangong Tso। ठीक है, गलवान वैली इसी के पास मिलेगा। तो जो हाइट में रखा गया कितनी है? 14,300। अच्छा नंबर है, याद कर लेंगे 143, ठीक है, 143 नंबर है, बाकी 00, तो अच्छा याद हो जाएगा कितनी फीट है इसकी। नेक्स्ट है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द विवाद से विश्वास स्कीम 2024। व्हाट इज द न्यू डेडलाइन? तो अभी क्या बोला गया है कि जो आयकर विभाग ने जो जितने भी पुराने जो टैक्स के कुछ चेंजेस लाने थे या फिर जो किसी को पेमेंट नहीं हुआ, उसकी जो स्कीम में कुछ विवाद चल रहा था, उसके लिए सरकार ने स्कीम लाई थी। उसकी सीमा कब तक बढ़ा दी गई? 31 जनवरी 2025। ठीक है, 31 जनवरी 2025 तक इसकी जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी गई है फॉर द स्कीम ऑफरिंग टैक्स पेयर एंड अनदर चांस टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड द लोअर टैक्स रेट। जो भी उनके रिजॉल्व थे, अब पहले क्या था, इसको 31 दिसंबर 2024 था कि तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया गया। ओके, ये डेट इंपॉर्टेंट रख लेंगे बस। आगे नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कैप फॉर यूपीआई? यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एप्स एज पर एनपीसीआई। तो इसकी भी जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी गई है, 31 दिसंबर 2025 कर दी गई। एनपीसीआई सॉरी कितनी कर दी गई? 2 साल के लिए 31 दिसंबर 2026 कर दी गई। ठीक है, माफ करिएगा, इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। अब एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द इंडस्ट्री जाइंट्स फोनपे एंड गूगल पे हु हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन इन द नेशन आर एंटिसिपेटेड टू रिसीव much needed relief from the most recent development. According to NPCI data, the two handled roughly 47.8% and 37.02% of UPI transaction volume in November। तो आप सोच सकते हो कि NPCI ने बताया कि फोन पे कितना है 47.8 और गूगल पे कितना है 37.02। The deadline for the current third-party application providers to comply was extended by an additional 2 years by the Apex Payment Authority after considering various factors। अच्छी बात है कि धीरे धीरे उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल क्लोज विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स टू बी स्टार्टिंग जनवरी 1 2025। तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने क्या बोला है, 1 जनवरी 2025 से इस टाइप के बैंक अकाउंट्स को हम बंद करने वाले। तो इसका सही आंसर है ऑल ए बी एंड सी, डोरमेंट अकाउंट, इनएक्टिव और जीरो बैलेंस अकाउंट।
ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, स्लो देखने मिल रहा है। इसकी वजह से आरबीआई ने ये फैसला लिया है ताकि जो सिक्योरिटी हो सके, ट्रांसपेरेंसी हो सके, उसको बढ़ा सके। तो उम्मीद करते हैं आपको जितने भी 20 क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए, सब के सब इंपॉर्टेंट देखने मिलेंगे। चाहे अवार्ड्स की बात करें या आरबीआई या एसबीआई रिलेटेड, जो आपके आने वाले जो एसबीआई है या एनटीपीसी एग्जाम हो या एसएससी एग्जाम, सभी के लिए क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आप उसके नोट्स भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आपको रिवीजन करने में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगा। तो फिर मिलते हैं अपन नए क्लास में नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।